बहुजन हितकारिणी सभा द्वारा आयोजित अम्बेडकरी अस्मिता परिषद यहाँ चंद्रपुर महाराष्ट्र की धरती पर मैं यहाँ आए हुए नहीं मैं कर लूँ। सभी संविधानवादी अम्बेडकरवादियों को जय भीम बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जय भारत, जय संविधान। जनाब नागवंश नगराले साहब, अध्यक्ष बहुजन हितकारिणी सभा चंद्रपुर, जनाब प्रफुल्ल माहुलीकर साहब, अपर महाप्रबंधक BHEL हैदराबाद, जनाब प्रवीण उर्फ बालूभाऊ खोब्रागड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, एडवोकेट भूपेंद्र रायपुरे, मंच पर आसीन बाकी महानुभाव और उससे भी ज़्यादा सम्मानित मंच के सामने उपस्थित सभी भाई बहन, एक बार फिर जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ही मैं शुरू करना चाहूँगा और विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या मिलकर और विपक्ष की जो चुप्पी है वो क्या एक मिली भगत तो नहीं है। अब ये सवाल है या स्टेटमेंट है, इसको भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ही बात मैं दुरुस्त करना चाहूँगा कि हमें सबको मिलके नरेंद्र मोदी साहब का और अमित शाह साहब का बहुत बहुत रोज धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने एक ऐसा काम शुरू कर दिया है कि अपने अलावा मनुवादी मानसिकता के भी किसी को छोड़ना ही नहीं है। इन्होंने मनुवादी मानसिकता के भी लोग जो इनके प्रिय हैं, इनके क्लोज हैं, उसी को छोड़ना है, बाकी सब उनका भी, बाकी सबका इलाज करना है। तो इसलिए मैं तो इनका धन्यवाद ही करता हूं बहुत बहुत। और इसीलिए जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं जितनी भी, चाहे वो इंडिया गठबंधन की हों या दूसरी RSS और बीजेपी के विरोधी पार्टियां जो हैं, उनकी टॉप लीडरशिप को सिर्फ राजनीतिक रूप से समाप्त करने की चेष्टाएं नहीं की जा रही हैं, बल्कि उनका अस्तित्व ही मिटा देने की चेष्टा की जा रही है। तो यहां सिर्फ मैं इतनी करेक्शन करना चाहूंगा कि आज के दौर में जितना मैंने समझा है, विपक्ष की पार्टियों के अंदर जो उनके RSS और बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह द्वारा कंट्रोल किए हुए जो स्लीपर सेल्स जो शुरू से रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर पार्टी के अंदर RSS और बीजेपी के कार्यकर्ता एजेंट आज से नहीं, शुरू से ही रहे, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो इसीलिए जो अभी रायपुरा साहब बोल रहे थे कि सभी पार्टियों को इकट्ठा कर लिया, तो ज़्यादा मुश्किल काम था नहीं उनके लिए, क्योंकि उनके लोग तो हर जगह तब भी मौजूद थे और आज भी मौजूद। तो इतना ही फर्क है, टॉप लीडरशिप जो है पॉलिटिकल पार्टीज की, आज उन्हें डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब से खतरा महसूस हो रहा है, हर प्रकार का, जेल जाने का भी और दुनिया से जाने का भी खतरा उनको महसूस हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं भारत के संविधान को मजबूत करने के लिए एक हमारे हाथ में, अम्बेडकरवादियों के पास एक बहुत बड़ा जरिया और तरीका हाथ आ गया है। तो इसके लिए हमें सब एक तो खुश भी होना चाहिए और लेकिन तैयारी करनी चाहिए कि हम इसका प्रयोग कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
मैं एडवोकेट साहब का, रायपुरे साहब का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने जो कानूनी पक्ष है और जो हिस्ट्री है ईवीएम की वो बता दी, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। तो अब मुझे वो बातें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। मैं आप लोगों को, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो, और उनके अनुयायियों को भी वैसा ही होना चाहिए। वो इधर उधर की बात ज़्यादा नहीं करते थे, मतलब करते थे लेकिन अपना पॉइंट, अपना जो लक्ष्य है वो उनका बहुत साफ होता था, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका भी उनका एकदम क्लियर होता था। उन्होंने मनुस्मृति जलाई और उसकी जगह भारत का संविधान लाया। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और उसका समाधान भी लाया और प्रैक्टिकली करके दिखाया। आसान काम नहीं था भारत का संविधान लाना। बहुत लोग कहते हैं ना, यहां से कॉपी पेस्ट कर लिया, वहां से कर लिया, ये हो गया वो हो गया। जो मूलभूत भावना है संविधान की वो मनवाना, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिसके अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाने ही नहीं दिया जा रहा था, और जब वो गए भी तो उनके साथी भी मुट्ठी भर थे, उसमें ये सब चीजें ला पाना, ये कंट्रीब्यूशन है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये लिखने लिखाने का काम तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा भी कोई भी कर लेता, वो बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं है। जो बिंदु संविधान के अंदर लाए हैं वो बाबा साहब लाए हैं, ये है उनका योगदान। लिखने का काम तो कोई भी क्लर्क कर लेता है, वो ये महत्वपूर्ण बात है। और हमारे जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो बाबा साहब को कह के कमतर दिखाने के लिए यही बात बार बार बोलते हैं कि यहां से कुछ उठा लिया, वहां से कुछ उठा लिया। अब इंसान इंसान के बराबर होता है, ये बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से, क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से, सिखिज्म से, या जितने भी हमारे महापुरुष हैं वो ये कहते हैं इंसान इंसान के बराबर होता है। अब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने अंबेडकर ने उठा लिया तो ये तो सच बात है ना। जैसे अभी यहाँ लाइट जल रही है तो यही बोला जाएगा ना, इंसान इंसान को बराबर नहीं है। ये बात जो कर रहे हैं लोग इतनी मजबूती के साथ, उनको कुचल देना, हजारों हजारों साल की बेईमानियों को कुचल देना एक झटके में, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन है। और यहां मैं मुस्लिम समाज का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो अपने आप को मुस्लिम बादशाह, अभी यहां तो औरंगजेब का बहुत चल ही रहा है ना, मैं औरंगजेब साहब का मुखर विरोधी हूं। एक ही बात की वजह से, हालांकि वो बहादुर भी थे, इंटेलिजेंट भी थे और ईमानदार भी थे, बहुत सारी खूबियां थी उनमें, लेकिन एक जो कमी थी उनके और उनके पूर्वजों में, वो इस्लाम धर्म का जो बुनियादी बात है। अगर वो अपने आप को मुस्लिम बादशाह या शहंशाह कहते थे तो उसमें इंसाफ और बराबरी सबसे पहला काम है इस्लाम का, सब बराबर है। और जिस बादशाह ने ऐसी ताकत होते हुए कि वो उसको एक चुटकी में ख़त्म कर सकता था नाइंसाफ़ी और ऊंच नीच को, नहीं किया, तो इसीलिए मैं अपने जितने भी मुस्लिम बादशाह रहे हैं उनका मुखर विरोधी हूं। और इस बात को भी मानता हूं कि शायद उनकी जो गलती थी ना, एक फरमान जारी करके जो बंद कर सकते थे कि आज से कोई छुआछूत नहीं होगी, आज से सड़क पे चलने से जिसने कोई नहीं रोकेगा, किसी को मूंछ रखने से, घोड़ी पे चढ़ने से या शिक्षा हासिल करने से कोई रोकेगा नहीं। तो किसकी मजाल और औकात थी चूम भी कर जाता उनके सामने, वो उन्होंने नहीं की। इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग आज कुछ उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, ऐसा मेरा मानना। और वो मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की जो गठन करने की समिति थी उसमें पहुंचाया, ये थोड़ा सा अच्छा काम किया, इसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट भी करता हूं। देखिए उस समय भी, और मैं फिर एकदम ईवीएम पे आ जाऊंगा विषय पे, परिप्रेक्ष्य बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है। उस समय भी
और बहुत सारे लोग हमारे शिक्षा पे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत ज़रूरी है, ज्ञान पे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत ज़रूरी। समझदार और टैलेंटेड हमारे लोग होते ही हैं, ऐसा मैं डिटेल में कई बार अपनी बात रख भी चुका हूँ और कभी समय मिलेगा तो दोबारा रखूँगा। जो जनरल कैटेगरी से लोग नहीं आते, आज तो बहुत संभ्रांत भाषा में बोल रहा हूँ, दूसरी भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, वो आमतौर पे 90% से ज़्यादा लोग अक्लमंद, मेहनती, ईमानदार, समझदार होते ही हैं। तो इतना सा मौका मिलेगा तो हम लोग पढ़ लिख भी जाएंगे, सब चीज़ें संभाल भी लेंगे। और आज भी पूरे देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं वही सारा देश चला रहे हैं। नंबर और क्रेडिट कोई और ले रहा है वो एक अलग बात है, क्योंकि उन्होंने अपने मुट्ठी भर लोगों को बड़ी बड़ी जगह पे बिठा रखा है। आज किसी भी ऑफिस में, किसी भी संस्थान में आप चले जाओ, सारा काम हमारे बहुजन समाज के लोग करते हैं। ये सच्चाई है, आप देख लो। फाइल पे मेहनत करोगे आप लोग और चिड़िया चढ़ाएंगे हमारे जो बैठे होते हैं। यही होता है ना, जो सरकारी अधिकारी हैं उनको तो साफ नजर आ आता है। और फिर गाली भी देंगे, तुम्हें काम करना नहीं आता। ये दोनों काम एक साथ चलते हैं उनके। उन्हें खुद कुछ नहीं आता, लेकिन ये आता है कि जो काम कर रहा है उसको गाली देके दबा के कैसे रखना। खैर, तो उस समय भी भारत देश जो है विभाजन नहीं होता अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री बनाने की प्रपोजल आती। तो आप मनुवादियों को इस तरीके से साफ समझ सकते हैं, देश का विभाजन उन्हें मंजूर था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री बनाना मंजूर नहीं था। क्योंकि उस समय की जो माइनॉरिटीज थी ना, उस समय की संविधान की गठन होने के समय भी एक समिति थी जिसको माइनॉरिटीज अफेयर्स कमेटी कहा जाता था। उसमें कौन कौन था? उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आज के मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, एंग्लो इंडियन, ये सब लोग थे और उनकी संख्या 50% से कहीं ऊपर थी पूरे देश की पॉपुलेशन में। यह है कि जिसकी वजह से देश का विभाजन हुआ। और मुस्लिम समाज ये कहता था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने अपनी सीट छोड़ के संविधान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भिजवाया, संविधान की समीक्षा करने वाली कमेटी में भिजवाया, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी मुस्लिम समाज तैयार था। तो बाबा साहब तो प्रधानमंत्री बन ही जाते चुटकी बजाते। इस वजह से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं बताते हैं डिटेल में, देश का विभाजन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए हुआ। क्योंकि संख्या, और अब जब जो मैंने अभी आपको गिनवाए SC ST और माइनॉरिटीज के लोग, ये अगर 50% से ऊपर हैं तो OBC समाज के लोग, जिन्हें हमारे दूसरे समाज के लोग शूद्र कहना चाहते हैं और कहते भी हैं, उनको हमारी तरफ आने में कितनी देर लगती, तब आप ये सोच के बता दो मुझे। क्योंकि हमारे तो वो भाई हैं, बराबर हैं, और वहां वो शूद्र हैं। तो ये है स्थिति। तो वोट का अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर भीम, अब मैं विषय पे आ जाता हूं सीधा। एक तो हमारी संख्या आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। संख्या है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सत्ता हमारे हाथ दी है, ये वोट का एक अधिकार देके। देश का मालिक ही नहीं बनाया है सबको, एक वोट का अधिकार सबको बराबर देके। ये रेवोल्यूशन है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो लाया। जब कोई भी देश बना है ना, शुरू में ही भारत के संविधान आने से पहले किसी देश ने सबको एक वोट बराबर का नहीं दिया है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन है। इसका कोई भी मिसाल पूरी दुनिया में से लाके आप दिखा दो। तो नंबर्स हमें सत्ता तक पहुंचाने के लिए काफी से भी ज्यादा, और एक वोट का अधिकार सबको। तो मनुवाद कहां जाता? फिर आप मुझे खुद ही सोच के बता दो। तो इसमें आप लोगों को हैरानी क्यों होती है कि EVM आएगा, हमें आपस में लड़ाया जाएगा, पूरी ताकत लगाई जाएगी, पैसे लगाए जाएंगे, साजिश की जाएगी। जो ये मीडिया, जो मैं सोशल मीडिया को तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तो उसे ही मीडिया मानता हूँ, ये जो क्रिमिनल्स बैठे हैं पत्रकारों की शक्ल में टेलीविजन्स पे, अखबारों में,
वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक संविधान भर लिख देने से सत्ता हमें ट्रांसफर कर दें, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही आप उम्मीद करते हो उनसे, गलत बात है हमारी सब। वो पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरी ताकत से रोकेंगे हमें। हम लोगों के पास औजार तरीके नहीं थे, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दे दिए, इसीलिए उनसे सबसे बड़ी दुश्मनी है। तो जब तक काम चलाया लड़वा के, पार्टीशन करके। अब जब, लेकिन रास्ते तो दूसरे भी सोचते रहने हैं ना साथ साथ में, कि नंबर हैं, एक वोट है, सत्ता कभी भी ले सकते हैं ये लोग। जिस दिन कभी गलती से भी इकट्ठे हो गए, गलती से बोल रहा हूं मैं, और हमें ताकत लगानी चाहिए, दिन रात कोई और काम नहीं चाहिए करना चाहिए, एकता पे ताकत लगानी चाहिए। कम से कम शुरुआती राउंड में जो माइनॉरिटीज आज़ादी से पहले थी, सब कमेटी में माइनॉरिटीज, यानी कि SC ST और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध, ये हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिस दिन गलती से भी, और हमें ताकत लगानी चाहिए एकता लाने की, जिस दिन वो आ गई तो सत्ता तो हमारे इतनी दूर है जितनी दूर ये पानी की बोतल है। थोड़ी सी प्यास लग रही है तो मैं पी लेता हूं, इतनी ही दूर है, बस हाथ बढ़ाओ और ले लो। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन है। तो अब इसे रोकने के लिए वो हर प्रकार का येन केन प्रकारेण जो बोलते हैं ना, वो साम दाम दंड भेद का प्रयोग ना करें। वो नहीं, ये तो हमारी कुछ जाती है उनके प्रति, वो करेंगे ही, उन्हें करना ही चाहिए, और वो कर ही रहे हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, परेशानी की भी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए ईवीएम का इस्तेमाल, काशीराम साहब का मूवमेंट, देश में दूसरे मूवमेंट जो बाबा साहब टूल्स दे गए थे ना, उसका प्रयोग करके शुरू हो गया था। तो उन्हें नजर आ गया कि ये लड़ाई झगड़ा, मार काट, साम दाम दंड भेद, पैसे दे के हमारे लोगों को बहकाना, ये करना, आपस में भाई को भाई से, बहन को बहन से लड़वाने का काम भी एक दिन नाकाफी हो जाएगा, काफी नहीं रहेगा। इसीलिए वोटों को चुराने का जो एक बड़ा फॉर्मूला है वो ईवीएम के माध्यम से। और कि वोट तो आप कहीं दो, अगर हमारी मेजॉरिटी भी है और अगर हम सत्ता गलती से इकट्ठे होके लेने की कगार पे पहुंच गए, तब कैसे रोकेंगे? उसका तरीका है ये मशीन है, ईवीएम की मशीन है। तो रायपुरे साहब ने जो आपको, एडवोकेट साहब ने जो बताया था ना, सेक्शन 61 कैपिटल A का अमेंडमेंट आया था, लेकिन अब मनुवादियों के पास उतना ही दिमाग होता है ना जितना है उनके पास, तो उसमें भी गलती छोड़ गए हैं वो। और 61 कैपिटल A जो AC होजे की जजमेंट के बाद आया था, वो ये कहता है कि जहां जहां पेपर बैलेट से चुनाव कराना संभव नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यही है 61 कैपिटल A, और उससे पहले है सेक्शन 59 के असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव मत पत्र के द्वारा ही होंगे, बैलेट से होंगे। ये है सेक्शन 59, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा, और ये मैं अपनी वीडियोस में भी आप लोग देखते होंगे मेरी। तो पहला कानून है 59, आज भी जो स्थिति आज है, पेपर बैलेट से चुनाव होगा 59। और 61 कैपिटल A उसकी एक्सेप्शन है, वो ये कहती है कि जहां जहां चुनाव आयोग को ये लगता है कि चुनाव पेपर बैलेट से नहीं हो सकता, वहां वहां इंडिविजुअल सीट पर, हर एक सीट पर रीजन देके आदेश पारित करके चुनाव आयोग मशीनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं लिखा है 61 कैपिटल A में, मशीनों द्वारा चुनाव करा सकती है। तो दो प्री कंडीशंस हैं। पहली, चुनाव आयोग को यह लिखित में आदेश पास करना पड़ेगा, उसके रीजंस और वजह देकर कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक जैसे चंद्रपुर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पर चुनाव
पेपर बैलेट से नहीं हो सकता, इस वजह से नहीं हो सकता या इन वजूहात से या एक से ज्यादा वजह से नहीं हो सकता, इसीलिए हम मशीनों से चुनाव कराना चाहते हैं। उसके बाद मशीनों से चुनाव हो सकता है। और उसके बाद जो रूल 49 है उसमें पूरा का पूरा एक लंबा पूरा कानूनी लिख दिया है एक ही रूल में, रूल 49 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में, कि कैसे मशीनों से चुनाव होगा, ईवीएम मशीनों से। तो हमने जब 5 जनवरी 2024 से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूं, हमने सड़कों पे आके, और मैं कोई भी काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फॉलोअर हूं, तो पहले स्टडी करके रिसर्च करके तभी करता हूं। तो जब हमने सड़कों पे आंदोलन शुरू किया और ये सब बातें भी कि पेपर बैलेट इज द नॉर्म, ईवीएम इज द एक्सेप्शन, ये कह के जब हम मैदान में उतरे तो बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया, क्योंकि जनता तो रोज झेल रही है ना, हर प्रकार की जनता झेल रही है। हमने वोट इसे दिया, जीत ये रहा है भाई, आपस में चर्चाएं तो होती है ना, नजर तो आ ही जाता है कौन किसको वोट दिया और कौन जीत रहा है। तो पूरे देश से हमें हजारों की तादाद में फोन आने शुरू हो गए और पूरा देश जो है ईवीएम के खिलाफ इकट्ठा हो गया। तो अब ऐसे समय में जो पॉलिटिकल पार्टीज के, और मैं आपको ये निश्चित तौर पे बता सकता हूं, मेरी रिसर्च ये कहती है कि अब तक ईवीएम के माध्यम से 20% तक टोटल वोट्स जितने पड़ते हैं उसमें से 20% वोट चुराने का पूरा इंतजाम और जो इंतजाम कर रखा है आज की व्यवस्था। तो अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते, जो स्लीपर सेल्स हैं, जो आरएसएस के और बीजेपी के एजेंट हैं अलग अलग बड़ी बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज में, वो अगर सैबोटाज ना करते, धोखाधड़ी नहीं करते उस आंदोलन के साथ, तो मशीनों से चुनाव नहीं होके पेपर बैलेट से चुनाव होते और भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट के अंदर 50 सीटें भी नहीं आती। ये सच्चाई है। मैंने रामपुर से चुनाव सिर्फ इसी वजह से लड़ा था क्योंकि जितनी ये सिविल सोसाइटी के जो सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शन, जहां रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जजेस वगैरह सबने ईवीएम को सुधारने के लिए, ये बहुत ध्यान से सुनने की है, ईवीएम में क्या क्या सुरक्षा कवच लगाया जा सकता है उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ रखा था। तो मैंने उन लोगों को कन्विंस किया पहले, सुप्रीम कोर्ट भी जाने से पहले, कि असली चीज तो ईवीएम मशीनों से चुनाव होना कानूनी तौर पे ही गलत है, जो मैंने अभी आपको कानूनी पोजीशन बताई। तब ब्रिंग बैक बैलेट पेपर का आंदोलन शुरू हुआ, वरना सब ये कह रहे थे पेपर बैलेट की जगह मशीनों में ये सुधार कर लो। हमारे बड़े बड़े विद्वान के सीयू और बीयू का सीक्वेंस बदल दो वीवीपैट के साथ, इससे ठीक हो जाएगा, वीवीपैट को ऐसे बेहतर बना दो, पर्चियां हाथ में दे दो। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो आरएसएस के लोगों ने ही हमारे जो जेन्युइनली ईवीएम की खिलाफत कर रहे थे, ईवीएम को बेहतरीन बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे थे, उनके मन में भी भ्रांतियां डाल रखी थी, जो मैंने बड़ी मेहनत करके उनकी क्लियर की। और आज सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं कि पेपर बैलेट को वापस आना ही होगा, क्योंकि सीधा सा लॉजिक है ना, जब सब चीज़ों से कन्विंस हो जाते थे मेरे से लोग, तो ये कहते थे कि चलो पर्ची हाथ में आ जाए। तो उसका भी मैंने बहुत सिंपल जवाब दिया कि एक बात हमें ये बताओ, ये पर्ची तो और इसमें जो स्याही लगती है और उसका जो इंतज़ाम होता है, उसमें तो मुश्किल से मुश्किल कितना पैसा खर्च होगा? 20-25 पैसे एक मतपत्र पे। तो जब हमें 25 पैसे में काम हो रहा है, तो ये लाखों रुपए की एक एक बूथ पे मशीनें क्यों लगानी है? जब आपको गिननी ही पर्चियां हैं वीवीपैट के द्वारा निकली हुई, तो ये सब क्यों लगानी? तो वो भी आर्ग्यूमेंट उनका चला नहीं, तो सबने माना कि हाँ, पेपर बैलेट से ही चुनाव कानूनी है, सस्ते हैं, जल्दी रिजल्ट आता है, पारदर्शी हैं और निष्पक्षता एंश्योर करने का सबसे बड़ा जरिया है। पूरी दुनिया में है तो भारत में भी वही। तो इसके बाद जब ब्रिंग बैक पेपर बैलेट हो गया, तो तब स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया था आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने। और मैं कांग्रेस के तो 2 बड़े स्लीपर सेल्स के नाम भी लेता हूं, आपके सामने भी ले ही देता हूं, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल।
ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और भी बहुत लोग हैं। अभी कांग्रेस पार्टी ने एक ईगल ग्रुप बनाया है चुनाव में सुधार के लिए। अब वो ईगल है या स्पैरो है ये पता ही नहीं लग रहा, लेकिन वो अपने किसी घोंसले में छुप के बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे। मशीनों के आंदोलन के जो खिलाफ जो आंदोलन हम कर रहे हैं उससे दूर करने के लिए आरएसएस और बीजेपी की, मोदी साहब की और अमित शाह साहब की सीधी पॉलिसी है, कुछ भी हो जाए पेपर बैलेट की बात करने से दूर रखा जाए। मशीनों की बात करने से, ईवीएम की बात करने से दूर रखा जाए। आप मोदी साहब को 50 गालियां दे लो, चलेगा उन्हें। अमित शाह साहब को 50 गालियां दे लो, वोटर लिस्ट में धांधली बता दो, चलेगा उन्हें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात, चलेगा, सब चलेगा। मशीनों की बात मत करो। आप वोटर लिस्ट भी ठीक कर लोगे। देखिए, मैं इसीलिए बहुत मुद्दे की और बुनियादी बातें बता रहा हूं। आप पहले तो आरएसएस और बीजेपी के पन्ना प्रमुख देश के हर एक कोने में है। हर 100 व्यक्तियों के ऊपर तो एक व्यक्ति उनका बैठा ही है। इतनी तैयारी है आरएसएस और बीजेपी की पन्ना प्रमुखों के माध्यम से। ये मैं बहुत बड़ा चढ़ा के फिगर बना रहा हूं, हालांकि उनकी 50 के ऊपर एक व्यक्ति बिठाने की पूरी तैयारी है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं हर 100 व्यक्तियों के ऊपर एक व्यक्ति उनका बैठा है। तो ये वोटर लिस्ट में धांधली आज से नहीं हो रही है, पहले दिन से हो रही है, जब से चुनाव शुरू हुए। पहले थोड़ी होती थी, अब जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ रही है वोटर लिस्ट में धांधली हो ही रही है। ये इनकी नींद से अब ये जागे हैं, ये बात है, धांधली तो हो ही रही है। ये थोड़ा अमित शाह जी और मोदी जी का बार बार धन्यवाद इसलिए करता हूं ना, ये एकदम तलवार लेके काट देते हैं गला किसी का भी सीधा। महाराष्ट्र में गड़बड़ है, बढ़ा दो इतने सारे वोट, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। ये एयरपोर्ट है, ईडी से फोन करवाओ, अडानी जी को एयरपोर्ट दिलवा दो, सीधा डायरेक्ट। कोई इफ एंड बट नहीं, कोई सटलिटी नहीं है, कोई सभ्रांता का कोई दूर से दूर तक कोई एक सिंबल या निशानी भी नहीं नजर आनी चाहिए, कर दो। तो ये तो इसलिए महाराष्ट्र में पकड़े गए, वरना कर तो ये हर इलेक्शन में रहे। लेकिन वोट परसेंटेज जो बढ़ती है वो आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं, या महाराष्ट्र के लोगों को, क्योंकि बड़ा आंदोलन ईवीएम के विरुद्ध महाराष्ट्र में भी शुरू हो रहा है, ऐसा मुझे भरोसा है, और उसकी वजह मैं भी आपको बताऊंगा कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है ना, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 12-12, 15-15%, 8% तो बढ़ी जाती है। उसका प्रयोग कहाँ होता है? उसका प्रयोग ईवीएम के माध्यम से वोटों में गड़बड़ी करने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि लाखों लाखों वोट, पूरी हिमाचल की पॉपुलेशन, जैसे राहुल गांधी जी को उनकी टीम ने समझाया, पूरी हिमाचल के बराबर पॉपुलेशन लाके, इतना सामर्थ्य अभी आरएसएस और बीजेपी में भी नहीं आया है, बाहर से लाके फर्जी वोट डलवा दें, इतना सामर्थ्य नहीं आया है। अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है, उसका फायदा मशीनों द्वारा उठाया जाता है। तो ये है बुनियादी बात। और एक मेरा ऐसा मानना है, और वो काफ़ी रिसर्च करके मानना है, कि हमारी सबकी ताकत कम है, रिसोर्सेज, वसाइल कम है, हमारे जो संसाधन है वो बहुत कम है, आरएसएस और बीजेपी से बहुत ही ज़्यादा कम। तो हमें कोई एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इनको कम से कम मेहनत से कम खर्चे से कम कोशिश से, क्योंकि हमारे लोगों को तो काम भी करना होता है ना, अपने बच्चों को, परिवार को पालने के लिए, ये एक बर्डन है। उसके लिए मैं अभी 1 मिनट में आता हूं उस पर, जब मैं सोल्यूशन बताऊंगा तब। तो कम से कम समय में कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके, कम से कम समय का प्रयोग करके, मिनिमम एफर्ट से, अगर हम मनुवादी मानसिकता को कम से कम, जो आज सबसे ज़्यादा ताकतवर है, आरएसएस और बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो उसका सबसे आसान फॉर्मूला है कि पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। ये लोग चुनाव हारेंगे, उसके बाद जो भी सरकार आएगी वो इससे थोड़ी सी बेहतर आएगी, लेकिन बात वहीं आएगी। कुछ दिनों बाद वो भी सरकार ऐसी हो जाएगी, क्योंकि हम जो बहुजन के लोग हैं वो अपने जो सबसे बड़ा अधिकार, जो शिक्षा के अधिकार से भी बड़ा है, जो एम्प्लॉयमेंट के अधिकार से भी बड़ा है, जो बाबा साहब ने 27 का अधिकार हमें दे रखा है, उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं अपनी मजबूरियों की वजह से। और अपनी, जब आदमी कमज़ोर होता है ना, तो उसे फ्रस्ट्रेशन भी जल्दी होती है, गुस्सा भी जल्दी आता है, रिएक्शन भी जल्दी करता है।
तो जीतने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है, जब जब गुस्सा आए अपने पड़ोसी पे, अपने किसी भी बहुजन समाज के व्यक्ति पे, उसको बर्दाश्त कर लें बस हम। चलो अपना है ना, एक कहावत है पुरानी, अपना मारेगा भी तो छाया में डालेगा। इतना सा सरक अगर हम थोड़ा सा बर्दाश्त सीख जाएं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। और दूसरी बात ये जो पैसा देते हैं, ये कोई मोदी जी चाय बेच के तो इकट्ठा कर नहीं रहे हैं ना पैसे। अभी हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को ये एक अच्छा साइन भी है, बहुत अच्छा साइन है ये जो मोदी जी जो सौगातें मोदी दे रहे हैं ना अभी मुस्लिम समाज को, ये जो 32 लाख पैकेट जो बांट रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि जो हमारे बहुजन समाज के बाकी लोग हैं मुस्लिम्स के अलावा, वो इनको ज़्यादा इनकी चालबाजी में आ नहीं रहे, तो इसलिए अब थोड़ा थोड़ा घास मुसलमानों को भी डालनी शुरू कर रहे हैं। तो ये खुशी की बात है मुझे। लेकिन मेरा मुद्दा और पॉइंट ये है कि ये चाय बेच के पैसे जिसमें सौगातें मोदी दे रहे हैं ना, तो सौगातें मोदी तो वो होती ना जो मोदी जी चाय बेच के या जो भी काम वो कर सकते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या, अगर स्वयं सेवक नहीं होते या राजनेता नहीं बन जाते या एमएलए एमपी नहीं बन जाते तो वो क्या कर पाते। जो भी वो कर पाते, खैर झूठ तो बहुत अच्छा बोल पाते हैं, झूठ बोलने से जो वो कमा पाते, तो अगर उससे किसी को कुछ देते सौगात तो वो सौगातें मोदी होती। ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, उसका पैसा है, उसके पैसे से दिया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चुनाव में जो भी पैसा दिया जाता है, वो मेरा तो फॉर्मूला जो मैं बताना चाहता हूं अपने लोगों को ये है, पैसा जितना मिल रहा है उससे भी ज़्यादा लेना चाहिए कि भाई ये तो कम है, इतना दिया है ना, कम है। और बाबा साहब ने वो शराब के लिए तो मना कर ही रखा है, जो 22 प्रतिज्ञा है उसमें से शराब तो मना है, वो तो लेना ही नहीं चाहिए। पैसा लो, खूब लो और बोलो ये कम है, तुम तो इससे 1 लाख गुना ज़्यादा कमाओगे और दो। वोट अपने हिसाब से दो, और हिसाब का सबसे अच्छा तरीका है, जब तक बहुजन समाज का कोई मजबूत चेहरा हमारे जगह पे नहीं आता, चेंज के लिए वोट दो। आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 जो पार्टियां हैं उनको ज्वाइन करने से मना कर रखा है। उस समय की जो जनसंघ थी वो और आरएसएस, इनको छोड़ के चेंज के लिए वोट देना चाहिए हमें। जब तक हमारा कोई मजबूत पॉलिटिकल संगठन या ब्लॉक या प्लेटफॉर्म फ्रंट नहीं बन जाता, तो हमें आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के बदलाव के लिए हर बार वोट देना चाहिए। पैसे सबसे लेने चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अपने बहुजन समाज के जो कैंडिडेट हैं उनको तो इस पैसे में से लेके चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी देने चाहिए। ये तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ना, क्या ये भी मुश्किल है? इसमें सिर्फ जो हमारे लोगों की सच्चाई है ना, ये इन चोरों के साथ ईमानदारी क्या, ईमानदारी की बात ही नहीं है। पैसा आपका, आपकी जेब से ही चुराया है, आप ले रहे हो। अगर इन्हें वादा कर रहे हो वोट देने का, तो वो वादा नहीं है, उसको अपने दिल पे मत लो। पैसा लो, ज्यादा लो, वोट वहीं दो जहां देना। ये तो मुश्किल काम नहीं है। और फिर बाद में भी, क्योंकि अभी तो वह बूथ वाइज पता लग जाता है ना, बाद में बोल दो कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, मतपत्र चुरा लिए होंगे किसी ने, हमने तो आपको ही दिया था साहेब। या ईवीएम जब तक चल रहा है तब तक तो बोल ही सकते हो, अरे सामने वाले ने ईवीएम से गड़बड़ कर दी साहब, हमने सभी आपको वोट दिए थे बैलेट पेपर से चुनाव करा के। ये करना पड़ेगा। ये आप थोड़ा इसमें हंस रहे हैं, मजाक के तौर पे मैं कह भी रहा हूं, लेकिन ये सोल्यूशन है। क्योंकि बाद में भी आते हैं ना लठ लेके, भाई तुमने पैसे लेके वोट क्यों नहीं दिया? दिया था साहब, गिना नहीं गया साहब। वो प्राचा साहब बोल ही रहे ना, वो मशीनों से गड़बड़ी हो जाता है। तो ये सब हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, इसको सीखने की आवश्यकता। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। तो जब हम ये आंदोलन कर रहे थे, तो ये कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता आए हमारे साथ, और जो कभी नहीं हुआ था, हम तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन करते हैं ना,
भाई देश की सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है। तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर तक कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ मशीनों के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते ही एकदम ईगल जो है उड़ गया कहीं, और फिर वह हाथ ही नहीं आया हमारा। और उसका नतीजा है जो 240 सीटें आ गई। एक तरह से ये भी अच्छा है, क्योंकि इतने आराम से सामने वाले भी जीत जाते तो वो कहते हम तो चल गया, हमारा दांव चल गया। तो आज ये जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद जो आ रही है वो नहीं आती इतनी। तो इस टाइम का हम लोगों को प्रयोग करना है, इस टाइम का अपने हक में, समाजों के हक में इस्तेमाल करना आना चाहिए। अपना पाउंड ऑफ फ्लैश जो कि हमारा सालों साल से छीना जा रहा है, उसको वापस लेने की चेष्टा करनी चाहिए। और ईवीएम एक ऐसा माध्यम है, हमारे हर आंदोलन में ईवीएम भी एक विषय रहना चाहिए, ब्रिंग बैक पेपर बैलेट भी विषय रहना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करने आया हूं। उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो अभी स्लीपर सेल्स है ना, और एजेंट्स जो हैं, ये हमारी ईवीएम की मुहिम को कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। और ये सरकार, मैं आपको डेटा दे के बता रहा हूँ, आप लोगों को अपने अपने लेवल पे सभी पार्टी के लोगों को समझाना भी, हम लोगों की मेहनत की वजह से समझ लीजिए या आप लोगों के दबाव की वजह से समझ लीजिए, जो थोड़ी बहुत आजकल हमारी इज्जत हो रही है, 90 से ज्यादा, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली है, 90 से ज्यादा इलेक्शन पिटीशंस लोकसभा के इलेक्शंस के खिलाफ देश में डली हुई हैं। महाराष्ट्र में 75 से ज्यादा सीटें पे इलेक्शन पिटीशंस डली हुई हैं। हरियाणा में 20 पिटीशंस डली हुई हैं। ये जो तीनों संख्याएं मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन संख्याओं पे भी चुनाव अगर दोबारा हो जाते हैं, मतपत्र से हो जाते हैं, तो इनमें से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतने वाली है, एनडीए नहीं जीतने वाली है। शर्त क्या है? हम जो केसेस डाल रखे हैं इन सभी जगहों पे, वो केस हम जीत जाएं। जो हमने ईवीएम के माध्यम का, ईवीएम का जो इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है ना देश में, उसका एक फुल प्रूफ तरीका जो है, बिल्कुल 100% इलेक्शन खत्म कराने का कानूनी फॉर्मूला हमने तैयार कर लिया है। वो मैं अभी आपको 2 मिनट में समझा दूं। चैलेंज कहां आता है वो भी मैं बता रहा हूं आपको। ये तीनों सरकारें तो गिर जाएंगी। केंद्र की सरकार 90 सीटों पे अगर चुनाव दोबारा हो, तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी भी तुरंत से पहले एनडीए छोड़ के इस तरफ आने के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में और इसी तरीके से हरियाणा में। अब चैलेंज क्या है? ये चुनाव की पिटीशंस जो हैं, जो याचिकाएं डाल रखी हैं, हम ये जीतेंगे, लेकिन 5 साल बाद जीतेंगे। ऐसे थोड़ी, इतनी आसानी से मनुवादी थोड़ी आपके काबू आ जाएंगे। क्या फायदा हुआ? तो पहला हमारा चैलेंज था कि कोई ऐसा रास्ता निकालना कि जिससे 6 महीने के अंदर या 6 महीने, साल भर में तो मैक्सिमम, हम ये मुकदमों की सुनवाई करके खत्म करा सकें। तो सेक्शन 686 सब सेक्शन 7 है जो ये कहता है चुनाव की याचिका 6 महीने के अंदर अंदर समाप्त होनी चाहिए, मगर ऐसा होता कभी नहीं। और यदि दूसरा हमने जो रास्ता सोचा है, समय कानूनी रूप से कम कराने का, क्योंकि एविडेंस जो लिया जाता है ना, जो गवाहियां ली जाती हैं, उसमें सालों साल लग जाते हैं। तो हमने जो रास्ता सोचा है, पहले तो हम अपनी जितनी भी इलेक्शन पिटीशंस जो डाली हुई हैं, सब लोगों से हम बात कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो कमोबेश ऐसा हो चुका है। मैं ज़्यादा बड़ी खुशखबरी यहाँ देना नहीं चाहता, क्योंकि आंदोलन यहाँ खड़ा होगा अब और ये सरकार गिरेगी। फडणवीस साहब सुन ले, जो पहली अपनी स्पीच में मेरा नाम 5-6 बार लिया था ना उन्होंने, प्राचा कौन ले आए तुम, प्राचा। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली स्पीच जो दी उनमें, उस सबसे ज़्यादा उनको मेरा ही नाम याद आया। देश में मोदी जी का भी नाम इतनी बार नहीं लिया उन्होंने।
मुझे गाली देने के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा नाम लिया मेरा कि ये ईवीएम का कौन सा मुद्दा उठा दिया, कौन है प्राचा, ये यहाँ का कोई वकील करो, ये सब वो बोल रहे हैं, आप लोग नेट पे जाके सर्च करके देख सकते हो। तो वो सही कर रहे हैं, मतलब कोई मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ। उनकी सरकार को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त मैं हूँ। आपके तो पड़ोस में ही अभी मोदी जी भी आए हुए थे नागपुर में। खतरा इसलिए हूं कि मैं उनकी चोरी पकड़ पा रहा हूं, और कोई वजह थोड़ी है खतरा होने की। मैं जो वो बेईमानी करके मशीनों के द्वारा चुनाव जीते हैं उसको पकड़ने में सक्षम हूं, और मैंने करके भी दिखाया है। 50 के करीब सुप्रीम कोर्ट में केसेस हारे हैं सब लोग मिलके, एक आप लोगों की दुआ से और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से इन मुश्किल हालात में भी हमारी सारी पिटीशन सर्वाइव कर रही हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ने हमारी डिस्पोज ऑफ की है पिटीशन डिसमिस, लेकिन उसमें भी हमें लिबर्टी दी है कि आप जाओ पूरे देश में अपनी बात कहीं भी रखो, हमें सुप्रीम कोर्ट में आखिर में आना, अभी दूसरी जगह जाने की लिबर्टी दी है। तो ऊपर वाले की मेहरबानी से हम लोग सक्सेसफुल हैं। हरियाणा में जो हमने 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी लेने का जो ऑर्डर लिया है, उसके बाद तो उन्होंने एकदम तुरंत से पहले कानून ही बदल दिया, मगर उससे भी हमें फायदा हो गया, पूरी दुनिया को नजर आ गया ना कि ये चोरी कर रहे हैं, जब भी दिखाने नहीं देना चाहते वीडियो। तो उसमें भी देखिए मजेदार बात, मैं थोड़ा विषय से भटक रहा हूं लेकिन जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने मेरी हरियाणा हाई कोर्ट की, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की पिटीशन को चैलेंज नहीं किया। स्लीपर सेल की गारंटी जो क्या है ना, मैं बता रहा हूं। हाँ एक साथ ले लेना। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। हाँ टाइम हो रहा ना। तो इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं हो रही कि वो ऑर्डर चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट में जाएं। तो मोदी जी, अमित शाह जी, जब हमने कानूनी रूप से चित कर लिए ना इलेक्शन कमीशन समेत, तो दुनिया में उनके पास जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या किया, जयराम रमेश साहब हैं हमारे परम आदरणीय, जो आरएसएस के एजेंट है कांग्रेस के अंदर, उन्होंने पिटीशन डाली। अरे भाई मेरी पिटीशन थी, अगर उन्होंने कानून चेंज भी किया तो मुझे तकलीफ होनी चाहिए थी ना। पहली बार देश की जनता के लिए जयराम रमेश साहब को चिंता हो गई और वो पिटीशन डालने दौड़ गए सुप्रीम कोर्ट। अब ये तो, और क्या कहा कि नहीं इतना बड़ा अन्याय देश के लिए नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल पारदर्शिता चली जाएगी, चुनाव का बेड़ा गर्क हो जाएगा। प्राचा साहब की पिटीशन के बाद जो एक कानून चेंज किया है, ये देश का सबसे बड़ा अन्याय हो गया। ये जयराम रमेश साहब भेड़ की खाल में भेड़िया। और इसका क्या अंजाम हुआ, हम जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में हमने केस डाल रखे हैं ना कि हमें सारी वीडियोग्राफी दो, और वीडियोग्राफी से क्या डर है मैं भी आपको बताता हूं। तो उसको रोकने के लिए कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था जब मोदी जी और अमित शाह जी को, तो जयराम रमेश जी से यह पिटीशन डलवाई सुप्रीम कोर्ट में कि यह कानून गलत बदला है, इसको वापस लिया जाए, निरस्त किया जाए, प्राचा साहब की पिटीशन की वजह से जो कानून है। और प्राचा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, प्राचा साहब कह रहे हैं कि आप बहुत बुरे आदमी हो, फिर भी वो मेरी तारीफ कर रहे हैं। और मैं पागल हूं, मैं तो अम्बेडकरवादी हूं नहीं जो इस झूठी तारीफ को मैं सुन के फूल के कुप्पा हो जाऊंगा। मैं उनका क्रिटिसिज्म उस दिन से और ज्यादा कर रहा हूं, और सही वजह से कर रहा हूं। तो हम जितनी भी हाई कोर्ट्स में हम केसेस जीत रहे थे ना ये, और चुनाव आयोग के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा था वीडियोग्राफी सीसीटीवी फुटेज देने के अलावा, क्योंकि हर हाई कोर्ट में सवाल यही हो रहा था कि भाई आपका कानून है और मेरे खिलाफ क्या बोलते हैं वो, कोई ये इसका दुरुपयोग करेंगे। जो मशीनों की जो वीडियोग्राफी हुई हुई है एंड टू एंड सारे चुनाव की, इसका मैं दुरुपयोग करूंगा। तो भाई अदालत ने, मैंने यही कहता हूं बता दो मैं क्या दुरुपयोग करूंगा। मैं तो चुनाव आयोग की ईमानदारी दिखाना चाहता हूं पूरी दुनिया को, इतनी ईमानदारी से देखो इन्होंने चुनाव कराया। मैं तो आपका समर्थक हूं सबसे बड़ा, तकलीफ क्यों हो रही है आपको, मैं क्या कर लूंगा इससे, कि नहीं नहीं ये देशद्रोह का काम करेंगे इससे, ये सब बहस। तो हरियाणा हाईकोर्ट ने ये कहा ये देशद्रोह का काम करेंगे या नहीं करेंगे। आपने ये कहां लिख रखा है अपने कानून में, अपने मैनुअल में, कि इस काम का प्रयोग इन चीजों के लिए नहीं हो सकता है। अगर आपकी खुद की वीडियो में ऐसी कुछ चीज है जो देशद्रोह हो जाएगी तो वो देशद्रोह आपने किया होगा, चुनाव आयुक्त के जो कर्मचारी हैं।
लेकिन फिर भी मना नहीं है, अगर ये किसी भी बात के लिए लेना चाहते हैं तो इनको देनी ही पड़ेगी। तो जयराम रमेश साहब उनका आखिरी हथियार बचे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला, जो ये हम सभी हाई कोर्ट्स में ये केस जो जीतने की कगार पे थे। अब चुनाव आयोग ने इंटरेस्टिंगली, बहुत मज़ेदार बात है, हर केस में एफिडेविट लगा के क्या बोला है कि जयराम रमेश साहब की ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है, तो हमें इतनी रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट को दिखानी चाहिए कि जब तक वहाँ मामला लंबित है हमें इस बात की जो है मामले को तब तक सुनवाई नहीं करनी चाहिए किसी भी हाई कोर्ट। तो जो चीज़ हमारे हाथ में थी वो छीनने के लिए हमारे दोस्त की शक्ल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, मैं उसे ही दुश्मन सबसे बड़ा मानता हूं, जो पीठ से हमला करता है, पीठ पे जो सामने खड़े हैं उनको तो हम निपट ही सकते हैं। तो जयराम रमेश साहब इस वक्त कमांडर इन चीफ हैं आरएसएस के इस ईवीएम की लड़ाई में। उस पिटीशन को डाल के हर जगह हमारे राह में रोड़े वही अटका है, और कोई रीजन बचा ही नहीं है चुनाव आयोग के पास, सब रीजन धराशायी हो गए। जयराम रमेश इज द ओनली रीजन इन ऑल द हाई कोर्ट्स। लेकिन हम भी अम्बेडकरवादी हैं, हमने इस जाल में भी कोई जाल बुना हुआ है, वो मैं पब्लिकली नहीं डिक्लेयर कर सकता। इसमें भी वो हमारी चाल में फंसी गए हैं, जयराम रमेश साहब भी और इलेक्शन कमीशन साहब। इसमें कोई छुपी हुई चाल थी हमारी, और मैं ये पहले से एंटिसिपेट कर रहा था। अगर मेरे उस समय के आप इंटरव्यू देखेंगे तो मैंने ये कहा था यही ये करेंगे, लेकिन मैंने उसका तोड़ भी सोच रखा। तो अब जो स्थिति है, देखिए 75 से ज्यादा जो यहां पे पिटीशंस डली हुई हैं, उसमें फॉर्मूला क्या है हमारा? मैं चुनाव पारदर्शी होने चाहिए। चुनाव का जो बेसिक पॉइंट है ना, एक सबसे बेसिक पॉइंट जो है वो ये है कि चुनाव आपका और मेरा है, जनता का चुनाव है। इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारा सिर्फ एक, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के जो आर्टिकल 324 है उसके माध्यम से एक नौकर बना के दिया है, वो हमारे इशारे पे काम करेगा और हर स्टेज पे हम उसे बेईमान मान के चलेंगे। ये भारत के इलेक्शन कराने का कानून है। इलेक्शन कमीशन के किसी भी अधिकारी के ऊपर विश्वास नहीं करना, ये हमारे देश का निजाम और संविधान और कानून है, किसी भी स्टेज पे। इसीलिए उसे हर स्टेज पे आपके सामने अपनी सफाई रखनी है, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, कैंडिडेट्स के सामने, वोटर्स के सामने, कि हम ये काम ठीक से कर रहे हैं। ये उसको अपनी निर्दोष जो है ना, निर्दोष हूं मैं, ये साबित हर स्टेज पे करना, ये हमारा कानूनी प्रावधान है। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी है हर जगह, और इसीलिए वीडियोग्राफी हुई है एंड से एंड, क्योंकि भारत का कानून और संविधान बाबा साहब का विश्वास नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन पे भी। एक एक चीज की वीडियोग्राफी होगी, फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से लेकर और चुनाव खत्म होने के बाद जब मशीनें सुरक्षित रखी जाती हैं, वो सब का सब सुरक्षित रहेगा। मेरा चैलेंज और दावा जिससे ये सब डर रहे हैं एक है, देखिए कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, और बहुत खतरनाक और खतरे की बात है मेरे लिए भी, वो मतलब हमारे मिशन के लिए भी, जो हम ब्रिंग बैक पेपर बैलेट करें। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस मुझे है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि पूरे देश में एक भी बूथ पर अगर चुनाव आयोग ने पूरे देश में किसी भी असेंबली या पार्लियामेंट के चुनाव में एक बूथ पर एंड टू एंड उसका खुद का निर्धारित किया हुआ जो सेफगार्ड्स हैं उसका पालन किया है, तो मैं पूरे देश में हाथ जोड़ के जनता से माफी मांगूंगा, एक बूथ की वीडियोग्राफी सिर्फ हमें दे दें। पूरे देश की बात कर रहा हूं। और इतना बड़ा फ्रॉड और धोखा हो रहा है, ये चुनाव आयोग इतना निकम्मा है, अगर बेईमान भी ना कहूं इसे मैं, तो एक बूथ पर भी ये चुनाव अपने निर्धारित किए हुए जो कानून है उसके हिसाब से चुनाव कराने में अक्षम है, सक्षम नहीं है मशीनों के द्वारा। और ये वो है, ना सिर्फ कानून में लिखा हुआ है, इनके मैनुअल्स में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा हुआ है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में लिखे हुए हैं वो प्रावधान, और वो सारे प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में जो 2024 की जजमेंट की बात हो रही थी अभी,
वो लिख के एफिडेविट की शक्ल में दे रखा है और वो ऑर्डर में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये ईवीएम अपने आप में ये है, ईवीएम अपने आप में सुरक्षित नहीं है, लेकिन इतने सारे सेफगार्ड्स हैं इसलिए सुरक्षित है। हर स्थान पे हमने वीडियोग्राफी कराई है, हर स्थान पे एक ईमानदार व्यक्ति खड़ा कर रखा है जिसकी ईमानदारी साबित करने के लिए वीडियोग्राफी कराई। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा फ्रॉड हमारे देश में हो रहा है। इसीलिए फडणवीस साहब को 5-5 बार याद आता हूं, मोदी जी को हर बार ईवीएम हर जगह पे याद क्यों आती है। और विश्व गुरु के जो गुरु हैं उन्होंने उनकी पता नहीं क्यों बेइज्जती की है वहां पे अपने साथ ही बिठा के। बाकी सब चीजों में तो की है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ट्रंप साहब के बराबर में बैठे थे। तो ट्रंप साहब ने कहा था कि हमें पेपर बैलेट से चुनाव चाहिए, मोदी जी को बराबर में बिठा के। आप लोग वो सब जाके देख लो जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मोदी जी की, ट्रंप साहब के साथ व्हाइट हाउस में बैठ के। तो कराना तो पड़ेगा। सिर्फ ये जो विषय है ना आज का, हमारा काम ये है कि हम ये जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज में जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट्स घुसे हुए हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करके हमें साइडलाइन कराना है। और हमारा पेपर बैलेट से चुनाव होते ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव बहुत ही बड़े मार्जिन से हारना शुरू हो जाए। बाकी सब चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सब चीजें नहीं हो रही, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है बीजेपी के, तो अगर 6 महीने में चुनाव का रिजल्ट आने लगे ना इलेक्शन पिटीशन का, बीजेपी अपने सारे चुनाव वैसे ही हार जाएगी। क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें कम्युनलिज्म की बात करना, जिसमें कम्युनिटीज़ के खिलाफ बात करना, एक दूसरे को लड़ाने की बात करना, पैसे देने की बात करना, जो जितने भी कार्यक्रम ये करते हैं ना आरएसएस बीजेपी वाले, ये सब चुनाव को रद्द कराने के लिए सक्षम है सेक्शन 100 के तहत। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, वही 5 साल से पहले कोई चुनाव का फैसला नहीं होगा। तो हमने ये ईवीएम का जो रास्ता निकाला है ना, तो हम एक ही पॉइंट पे सारे 75 यहाँ महाराष्ट्र में भी और दूसरी जगह भी एक ही पॉइंट पे लड़ना चाहते हैं। जैसे ही स्लीपर सेल्स को हरा लेंगे और ये जो आज की जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसकी टॉप लीडरशिप उनके स्लीपर सेल्स की बात सुनना बंद कर देंगे, तो एक ही मुद्दे पे हम पिटीशन लड़ेंगे। और वो मुद्दा है जो मैंने आपके सामने कहा है, एक भी बूथ पे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वीडियोग्राफी, जो चुनाव आयोग की वीडियोग्राफी, और रामपुर में मैंने चुनाव लड़के ये अपने समक्ष सबूत भी ला दिए, उसमें सारी मशीनें बदलते हुए फ्रॉड करते हुए सारी वीडियोग्राफी मेरे पास मौजूद है एक कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो इसीलिए दे नहीं रहे ना आप, इसीलिए उनको पता है कि हम खत्म हो जाएंगे। क्यों डरते हैं मुझसे, मेरे नाम लेते ही क्यों डरते हैं? ये इसी वजह से कि मैं सबूत लेके बात करता हूं। मैं अम्बेडकरवादी हूं पक्का, ईमान वाला, हवा में बात नहीं करता मैं। तो एक ही मुद्दे पे हम ये सारी पिटीशंस लड़ेंगे कि आप खुद चुनाव आयोग से वीडियोग्राफी मंगा लो और खुद देख लो कैसे मशीनों में हेरफेर की गई है। क्या आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या जो मशीनों के लिए सेफगार्ड्स हैं वो फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए? अगर किए गए हैं तो हम पिटीशन हार गए, बीजेपी का एमएलए रहेगा, और अगर नहीं किए तो ये चुनाव दोबारा होगा। इतना सा है, इसमें कोई हमें एविडेंस नहीं लीड करना। आपका एडमिटेड डॉक्यूमेंट है चुनाव आयोग का। तो एक चीज तो ये हो गई, जो सीपीसी की धारा 12(6) है, ऑर्डर 12 रूल 6, तो अदालत को ये ताकत होती है कि अगर एक ही विषय पे जो केस है वो डिसाइड किया जा सकता है, और वो विषय ऐसा है जिस पे दोनों पक्ष जो हैं उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, एडवोकेट साहब, दोनों पक्ष उसमें उसको डॉक्यूमेंट को मान रहे हैं या उस तथ्य को मान रहे हैं। ये तो चुनाव आयोग का वीडियो है ना, रिकॉर्ड है, तो दोनों पक्षों को मानना ही पड़ेगा। तो तब उसी एक मुद्दे पर केस डिसाइड हो सकता है। एक बात तो ये, तो एक तो हमने लंबा जो एविडेंस होता है वो खत्म कर दिया उसका रास्ता, एक ही पॉइंट पे चुनाव लड़ेंगे सारे और जीतेंगे भी, मेरा पूरा भरोसा और उम्मीद है। दूसरा सेक्शन 86 है, 6 महीने में खत्म करना ही करना है केस। तो कानूनी रूप से तो हमने ओपन शट केस बना दिया, लेकिन अब मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं कि हमने ऐसे अपना समक्ष केस रख दिया और जज साहब कहेंगे वाह और ऑर्डर ये लो आपका। ऐसा तो होने जा नहीं रहा है, इतना बड़ा तो बेवकूफ ऐसे शक्ल से लगता हूँगा मैं, लेकिन हूं नहीं।
तो इसके लिए हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा। पेपर बैलेट वापस लाने के लिए तो जन आंदोलन करें ही, साथ के साथ इस चीज के लिए भी एक आंदोलन होना चाहिए बड़ा, साथ के साथ, कि चुनाव इस देश का सॉवरेनिटी ट्रांसफर करने का, राजशाही को लोकशाही में बदलने का, जो लोग अपने नौकर चुनते हैं ना अपने वोट से, अपनी ताकत ही तो आप प्रधानमंत्री को दे रहे हो कि हमारे बिहाफ पे आप देश में करो, वो बेईमानी करें या ईमानदारी करें वो अलग बात है, लेकिन ताकत तो हमारी है ना। तो इससे महत्वपूर्ण विषय तो लोकतंत्र में कोई है ही नहीं ना, देश के लिए कोई नहीं है। अब आप करप्शन के केसेस एमपी एमएलए पे चढ़ाते हो, उसके लिए तो स्पेशल कोर्ट है, और जल्दी जल्दी केस का फैसला होना चाहिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ही खुद कह रहे हैं, तो अलग से कोर्ट बना दिए, अलग अलग चीज़ों के लिए स्पेशल कोर्ट बना दिए। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है ना, ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया टू सम अदर पीपल हुम दे इलेक्ट। तो इस महत्वपूर्ण विषय के लिए स्पेशल कोर्ट बनने चाहिए, और उसकी डायरेक्शन यही होनी चाहिए कि ये 6 महीने से पहले ये सारे केसेस डिसाइड होंगे। इसके लिए जन आंदोलन अगर आप लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, तो अदालतों को भी फिर नजर आएगा कि सबसे बड़ी अदालत ने इतनी जायज बात कही है, इससे हम अब बच नहीं सकते। तो 6 महीने के अंदर फैसले जब होने लगे, तो इस बात की मेरी गारंटी है, एक अम्बेडकरवादी होने की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के एक एक सीट को जीतकर रिटेन करने के लाले पड़ जाएंगे, ये मैं गारंटी देना चाहता हूं। और या फिर बेईमानी बंद करनी पड़ेगी, इसके लिए जन आंदोलन की आवश्यकता है। और जैसे ही हम ये करेंगे तो जो ये मूक है ना, जो आपका विषय है कि विपक्ष की मूक बधिरता जो है, वो 2 मिनट में गधे के सर पे से सींग जैसे गायब हुए थे वो गायब हो जाएगी। ये है कंक्लूजन। अब मैं दूसरे विषय पे आ जाता हूं, वो है इसके साथ साथ हमारे और भी मुद्दे हैं। ईवीएम का एक ऐसा मुद्दा है जिसके अम्ब्रेला के तहत हमें अपने बाकी मुद्दे भी एक साथ उठाने चाहिए। अभी पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की है जो हमने बड़ी लंबी लड़ाई लड़के जीती है। वो है आईआईटी में 2 शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के छात्र थे एक ही कोर्स में, उन दोनों की हत्या कर दी जाती है, पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती, आत्महत्या बता के। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन डिसमिस कर दी। हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहां हमने पूरी डिटेल में बहस की, क्योंकि पुलिस और जो प्रशासन के लोग जो होते हैं ना, वो झूठे एफिडेविट कोर्ट में ऐसे फाइल करते हैं जैसे कोई उन्हें चिंता ही नहीं है किसी बात की, बिल्कुल निडर होके, पता है ना कोर्ट कुछ करेगी नहीं हमारा। तो हाई कोर्ट में ऐसा पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में डिटेल में आर्ग्यूमेंट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इस देश में आप लोगों के बीच थोड़ा बड़ा झटका लगेगा आप लोगों को, किसानों से भी ज्यादा हमारे मेधावी छात्र देश में आत्महत्या ज्यादा कर रहे हैं। पिछले साल 13,000 से ज्यादा जो आईआईटी, आईआईएम इस जैसे जो प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, शैक्षणिक संस्थान है, उसमें 13,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में तो एफआईआर दर्ज कराने के ऑर्डर दिए ही, बल्कि एक कमेटी का गठन किया है। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं रविंदर भट्ट साहब, उनकी लीडरशिप में, कि पूरे देश में ये रोकने के लिए और इसकी वजह जानने के लिए और कानूनी कार्रवाई कराने के लिए आत्महत्याओं की इन शैक्षणिक संस्थानों में कमेटी गठित हुई है। 4 महीने बाद उसमें रिपोर्ट देनी है। तो ये एक जन आंदोलन भी, और उसमें मरने वाले ज़्यादातर छात्र एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ के ही होते हैं, ये मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं है आपको। और क्यों होते हैं? क्योंकि वो एकलव्य होते हैं, ये भी मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है ना ये बात तो कहने की। वो एकलव्य को ही मारा जाता है। अब आजकल अंगूठा नहीं कट रहा है, गर्दन ही कट रही है अलग अलग तरीकों से। वहां तो बोल ही दिया था जो कहानी है कि अंगूठा दे दो। मैं इसीलिए वो कह रहा था पैसे लेके आप लोग प्लीज वोट मत देना, पैसे लो, ज्यादा लो। एकलव्य की जो सारी अच्छाइयां थी उसकी एक चीज से खत्म हो गई ना, कि गुरुजी जिससे मैंने कुछ सीखा भी नहीं, उसने कहा तो इमोशनल होकर अंगूठा दे दिया। ये छल कपट करने में, धोखाधड़ी करने में एक्सपर्ट हैं। एक
बहादुर एक सबसे अच्छे एकलव्य को कैसे धोखाधड़ी में ले आए, ऐसे चुटकी में, क्योंकि ताकत से उससे जीत नहीं सकते थे ना, गुरुजी भी नहीं जीत सकते थे। वो गुरुजी जिन्होंने उन्हें उसे कुछ सिखाया ही नहीं। ये मैं आपको उदाहरण वो देके आज की परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं सारी बातें। यही होता है सब जगह। भीमा कोरेगांव इन सबको पता है ना क्या है। ये फर्क है, वो उन्हें पता है अच्छे से। तो एक ही उनका जो है ना साम दाम दंड भेद, भेद उनका सबसे बड़ा हथियार है, और वो जानते हैं यही हथियार है उनके पास। तो हमें उससे बचना है। तो हमें इस पे भी एक आंदोलन करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में बहुत सारे छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। साथ के साथ हमें बैकलॉग और रिजर्वेशन इन प्रमोशन का आंदोलन मेरे ख्याल से साथ करना चाहिए। मराठा समाज का इतना बड़ा आंदोलन रिजर्वेशन का चल रहा था, पता नहीं क्यों वो कम हो गया। मेरे ख्याल से उसे दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। बड़े लेवल पे रिजर्वेशन हर एक का हक है, ब्राह्मण समाज का भी हक है अपनी संख्या के हिसाब से। लेकिन हम इनके घर का दरवाजा खटखटा के इनकी 2 से 2.5% जितनी भी होती है संख्या रिजर्वेशन घर में दे के आएंगे। हम बेईमान नहीं हैं, लेकिन रिजर्वेशन 100% होनी ही चाहिए। तो उसके लिए भी आंदोलन मेरे ख्याल से करना चाहिए। शिवाजी महाराज जो उस समय के इतने बड़े बादशाह से लड़ पाते थे, उसको परेशान कर पाते थे, उसकी रातों की नींद हराम कर पाते थे, तो वो किस समुदाय और समाज से आते थे, वो थी उसकी वजह। किसी और की मजाल नहीं थी। क्योंकि वो किस बहादुर समाज से आते थे और किस दिमागदार समाज से आते थे, ये थी वजह। आज भी वही वजह है। तो हमें आंदोलन खड़े करने हैं, लेकिन आंदोलन के साथ साथ हर आंदोलन के सबसे ऊपर ईवीएम और पेपर बैलेट का इस्तेमाल जो है वो है। आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक मुस्लिम समाज की थोड़ी आंखें खुली हैं ये बोध गया के बाद, जब ये वक्फ का कानून आ गया, थोड़ी और खुल जाएं और एकता आ जाए किसी भी प्रकार से, तो फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कितनी संख्या में हम भारी हैं। एकलव्य हमारे अंदर हैं, भीमा कोरेगांव वाले हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर सब कुछ है। सिर्फ भेद को हमें ओवरटेक करना है। और वो जब ही होगा कि हम एक दूसरे की अगर कमियां हैं भी, अगर कोई हमारे साथ, हमारे अपने बहुजन समाजों का व्यक्ति कुछ भी करता है, तो उसको पी जाना है, उसको बर्दाश्त करना है, उसको ये समझ के करना है कि ये नासमझ है, इसके पीछे कौन है, हमें उसको देखना है। इतना बार अगर हमने कर लिया तो हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। अभी बहुत गया, देखिए कितना बड़ा अत्याचार है। अब हमारे यहाँ जब ये लगा ना, मैंने खूब अपने जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो मुझसे थोड़ा इख्तिलाफ रखते थे, अब तो खैर सब साथ आ रहे हैं, मैंने उनको खूब चिढ़ाया। देखो मैं कब से तुम्हें बोल रहा था कि वहाँ बोध गया का जो सबसे महत्वपूर्ण, जो बुद्धिस्ट समाज का सबसे महत्वपूर्ण उनका जो आध्यात्मिक सबसे महत्वपूर्ण जो उनका स्थान है, उसका कब्जा ब्राह्मणों के हाथ में है। वो उसकी मैनेजमेंट चलाएंगे। कल तुम्हारे साथ भी ये होने वाला है, मेरी बात लिख लो। अब जब ये वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल आया ना, अब वही हुआ कि वक्फ बोर्ड के अंदर भी मस्जिदें कैसे चलाई जाएंगी, जो कब्रिस्तान है वो कैसे, नमाज कैसे पढ़ाई जाएगी, कहाँ पढ़ी जाएगी, नहीं पढ़ी जाएगी, उसमें आके जो हिंदू समाज के लोग हैं या जो ब्राह्मण समाज के ही होंगे, हिंदू तो क्यों होंगे, वो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो आके तुम्हारे अंदर बताएंगे तुम्हें ये। तो मैंने कहा ले लो, तब हम नहीं जागे ना। और यही क्रिश्चियन समाज के साथ होने वाला है, सिख समाज के साथ होने वाला है, बाकी समाजों के साथ भी होने वाला है। हर जगह ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ही चलाएंगे। ट्राइबल्स के साथ तो वो हो ही रहा है, बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। तो अब थोड़ा पिटाई से एकता बढ़ रही है। तो परम आदरणीय और प्रातः वंदनीय मोदी जी और अमित शाह जी का धन्यवाद। और हमारे पड़ोस में बैठे मोहन भागवत जी का भी मैं तो सुबह शाम दोनों टाइम धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी
दुआ भी करता हूं कि उनको थोड़ी और ताकत दे हमें पीटने की। नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ताकि हमारी आंखें खुल जाएं। और एक बार हमारी आंखें खुल गईं और हमने ये सोचना शुरू कर दिया, चलो इसने मारा है ना हमें, हमारा भाई या बहन है, कोई बात नहीं भाई, तू एक और थप्पड़ मार ले, हम दोनों मिलके वो जो हमारे पूरे मैदान है ना वो वापस ले लें। फिर जो ये मुझे तू 50 गज के लिए पीट रहा है ना, वो बाद में पीट लियो, पहले वो हम 50 एकड़ तो ले लें, फिर मुझे खूब पीट लेना तू 5 गज ज़मीन के लिए और 50 रुपए के लिए या 500 रुपए के लिए। पहले हम वो 16 लाख करोड़ तो वापस ले लें ब्राह्मणवाद से, जो वो बैंकों के माध्यम से अभी अभी चुरा लें। तो फिर शायद तुम मुझे ये 50 गज के लिए नहीं मारोगे, शायद तुम मुझे ये 50 रुपए या 500 रुपए के लिए नहीं लड़ोगे मुझसे, क्योंकि तब तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा ना अपनी 5 एकड़ जगह संभालने से। तब तो तुम कहोगे ले जा यार, भूल गया, मैं अपनी बाकी 4.5 एकड़ जगह देख लूंगा। तो ये मैं इसीलिए बार बार उनसे गुजारिश भी करता हूं, थोड़ा और थको मत, मारो और मारो हमें, और खुल के मारो। और अपने लोगों के लिए ये दुआ करता हूं कि वो एक बार सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ के सिर्फ ऐसे आंखें खोल के देख ही ले, ये सब मैदान साफ हो जाएंगे, देश छोड़ के भाग जाएंगे जहां से आए हैं। तो ये दुआ के साथ हमें बोध गया का हमने सुप्रीम कोर्ट में 2018 से 2012 में एक केस फाइल हुआ था, उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ, पता नहीं किस तरीके से बहस होगी। तो हमारे सुमित रतन भंते साहब हैं, उन्होंने तो मुझे अप्रोच किया और उनकी तरफ से मैं पिटीशन फाइल करने ही वाला हूँ कि बोध गया को आज़ाद कराना है ब्राह्मणों के चुंगल से। लेकिन वहाँ भी निवेदन है मेरा एक, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग भी पिटीशंस फाइल करें किसी अच्छे वकील के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि सुप्रीम कोर्ट में भी जब हम बहस करें उस केस में तो हमें ताकत रहे, और जो बहस करने का जो मौका है वो हमें ज़्यादा मिले। जितने ज़्यादा पिटीशंस फाइल होंगी अच्छे वकीलों द्वारा, तो वो फिर लीड काउंसिल उसमें शायद मैं बन जाऊं। तो वरना 2018 के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो केस खो ही गया। उसमें लास्ट ऑर्डर ये हुआ था कि अगली हियरिंग जो भी आएगी उसमें इस पर फाइनल हियरिंग होगी, और पिछले 7 साल से वो गायब है। तो कुछ मुझे उसमें साजिश की भी बू आ रही है। बहुत सारे केस हमने देखा है, ईवीएम के भी हारने के लिए लड़े जाते हैं। हमारी बाबरी मस्जिद का भी केस, हमारे खुद के जो हमारे सो कॉल्ड मौलाना जैसे नज़र आते हैं, उन्होंने कहा है कि हम हारने के बाद भी वो केस जीत गए। और उनके वकील साहब जो हैं देश के बहुत बड़े, उन्होंने उसके बारे में ये कहा है कि सब केस जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, कुछ केस हारने के लिए भी लड़े जाते हैं। ये सच्चाई है, ये बाबरी मस्जिद के बारे में बोला जाता है। तो ये केस भी कहीं उसी तर्ज पे ना हो, तो हमें इंश्योर करना है। और अभी अगर आंदोलन बड़ा होगा तो ये बिल्कुल आंखों में मिट्टी डाल के हो रहा है ना काम बोध गया में, तो इसको हम वापस लेने में कामयाब हो जाएंगे। मेरी ये भी गुजारिश है, महाराष्ट्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कर्म भूमि है, दीक्षा भूमि है, आपके पास में ही है, यहाँ से कुल 150 किलोमीटर दूर है। आप लोग इसमें भी लीड लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पिटीशंस डालिए मजबूती से, ताकि हम लोग बोध गया को भी आज़ाद करा सकें ब्राह्मणों के चुंगल से। और हर मूवमेंट के साथ ये ईवीएम का मूवमेंट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चाबी या की है जिससे हर ताला खुलेगा, और ये एक ऐसा हमारा हथियार है जिससे उनकी हर चाल नाकामयाब होगी, कम से कम शॉर्ट टर्म पे। तो उसके बाद हम उसकी हर चाल को निपटने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एकता के लिए आप सब लोग भी जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकते हो करो। एक बार हम एक हो गए तो हम सब लोग खुशहाल भी होंगे, हम सब लोग प्यार से भी रहेंगे, और हम सब लोग देश को असल में जो औरंगज़ेब साहब के टाइम में था ना, दुनिया का सबसे ज़्यादा रईस देश था भारत, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के लोगों में, बहुजन समाज के लोगों में इतनी ताकत है, सिर्फ ब्राह्मणों द्वारा जो उनके पैरों में बेड़ियां बांधी गई हैं वो आज़ाद हो जाएं। हम अपने आप इस टूटी फूटी हालत में भी, जब हमारे देश के टुकड़े भी कर दिए गए, हम फिर नंबर 1 देश बन जाएंगे, और पूरी दुनिया को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रास्ता और जो हमारे सारे महापुरुष हैं, गौतम बुद्ध से लेके
ईसा मसीह साहब से लेके, प्रॉफिट मोहम्मद से लेके, जो हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते को हम पूरी दुनिया में फैला पाएंगे। सम्राट अशोक कोई तलवार से नहीं जीते थे वहाँ उज़्बेकिस्तान तक जाके और ईरान से भी आगे इराक तक जाके। उनके बुद्ध समाज का जो एकता, बंधुता, इंसाफ और बराबरी और इज्जत का जो उनका मंत्र था, उससे जीते थे वो। तलवार से तो अशोक सम्राट भी नहीं जीते थे। गौतम बुद्ध की के मैसेज से जीते थे वो, लोगों के दिल जीते थे अशोक सम्राट, तलवार से नहीं जीते थे। तो मेरा यही निवेदन है कि ये दो विषय हैं, एक तो ईवीएम का विषय, उसमें आंदोलन में आप पूरी ताकत से जुड़ें, और जैसे ही आप लोग जुड़ जाएंगे तो स्लीपर सेल भाग जाएंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे साथ आ जाएंगी। और ये जो बोध गया का केस है, इसके लिए भी आप मेरी गुजारिश पे खास ध्यान दें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।